ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया था टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था एंड होप सो आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। तो मैं एक बार उसका फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था लाइसोसोम के अंदर कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन कितना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होगा। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से। फिर लाइसोसोम के ऊपर हमने एंजाइम्स पढ़े थे। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियस, जैसे एग्जांपल डीएनएस, आरएनएस। फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसके अलावा हमने पढ़ा था कैथेप्सिन और एक हमने पढ़ा था एसिड फॉस्फेटेस। सॉरी। अब देखिए लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं pH 4 to 5 पे। मीन्स यहाँ पे pH कैसी होनी चाहिए, एसिडिक pH। और यहाँ पे pH एसिडिक कौन बनाएगा, तो प्रोटॉन पंप मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होंगे, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर है, जो साइटोप्लाज्म से मूव करेंगे इनसाइड द लाइसोसोम। तो वहां पे जैसे pH एक्टिवेट एसिडिक होने लगेगी, एंजाइम्स क्या होने लगेंगे, एक्टिवेट होने लगेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर पेरी साइटोप्लाज्मिक स्पेस एक्ट करेगा किसका, लाइसोसोम का। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर जैसे वैक्यूल हो गया, स्पेरोसोम्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम करते हैं किसकी तरह, लाइसोसोम के बाद, लाइसोसोम की तरह। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम कैसा होगा, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनेली होता है। मीन्स उसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अभी डिफरेंट फॉर्म एक ही सिंगल सेल के अंदर मिलेगा। कैसे मैम, तो हमने देखा था कि फागोसाइटोसिस होगा या एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के बाद में बनेगा एंडोसोम, और फिर एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा प्राइमरी लाइसोसोम। एंड प्राइमरी लाइसोसोम में पीएच कितना होता है, 7। तो वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होंगे, न्यूट्रल। और प्राइमरी लाइसोसोम को और क्या बोलेंगे हम, वर्जिन लाइसोसोम और इनएक्टिवेटेड लाइसोसोम, है ना, जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है। अब ये क्या होगा, एंडोसोम के साथ में फ्यूज होगा एंड फॉर्म करेगा हेटेरोलाइसोसोम। एंड हेटेरोलाइसोसोम को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सो बेसिकली उसके अंदर क्या चल रहा है, फूड का डाइजेशन चल रहा होता है। एंड हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन के ऊपर डेवलप होता है प्रोटॉन पंप। एंड ये प्रोटॉन पंप की वजह से पीएच होगी एसिडिक, और इसके अंदर जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होंगे। एंड फिर यहाँ पे हो जाएगा डाइजेशन। एंड डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जितना भी न्यूट्रिशन है वो किसको मिल जाएगा, सेल को। सॉरी। चलिए सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में लास्ट बचेगा यहाँ पे रेजिडुअल लाइसोसोम, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा, जिसकी फाइनली क्या हो जाएगी, ई फैगी या ई एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। फिर लाइसोसोम के हमने फंक्शंस पढ़े थे। तो एक हो जाएगा इसके अंदर हेटेरोफैगी, और फिर आ जाएगा ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब अपने ही सेल्स की ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करना, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है। थर्ड फंक्शन हमने पढ़ा था क्या, मतलब ये सुसाइडल बैग हम लोग बोलते हैं। और क्या क्या फायदा होगा सुसाइडल बैग बोलने से, तो इसके अंदर क्या, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड, मैंने इन्फेक्टेड सेल्स हो गई, डेड सेल्स हो गई, तो इनको वहां से रिमूव करने का काम किसका होगा, लाइसोसोम का। और फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर भी लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। वो कहाँ पे, इन डिजिट्स की फॉर्मेशन के लिए। एंड सेकेंड थिंग हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर क्या होगा, लार्वा। तो लार्वा में तेल गायब हो जाती है जब वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वहां पे एंजाइम कौन सा रेस्पॉन्सिबल था, कैथेप्सिन। चलिए आज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, वैक्यूल के बारे में। देखो जब मैं वैक्यूल का नाम लेती हूँ ना, तो कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर रही हूँ या सैफ वैक्यूल की या गैस वैक्यूल की। तो मैं यहाँ पे सब की बात कर रही हूँ। तो वैक्यूल जो होता है इसके ऊपर भी कितना मेम्ब्रेन होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले पढ़ा देती हूँ इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आपने शायद पढ़ा होगा क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
क्या पढ़ने वाले? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूल। और फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं इसको सैफ वैक्यूल। तो देखो इधर एनिमल सेल में क्या बोलने जा रहे हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मैंने आपको वैसे तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। तो इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होना। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है? एक अमीबा है, और इस अमीबा को हमने प्लेस कर दिया प्योर वाटर में। एंड प्योर वाटर का यहाँ पे मीनिंग है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा? इसके अंदर यहाँ पे वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा। अब तुम सोचो कि कंटिन्यूसली अगर अमीबा के अंदर वाटर अगर एंटर होगा तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी? कि सेल स्वेल होने लगेगी, एंड स्वेलिंग होने के साथ में वो फिर बर्स्ट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटी सी वैक्यूल होती है। तो अभी मान लो कि ये छोटी सी वैक्यूल है, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर जो सेल के अंदर एंटर हुआ है ना, उसको हम लोग कहाँ पे भेज देंगे? इस वैक्यूल के अंदर। तो इस वैक्यूल के अंदर क्या फिल हो गया? हमारा एक्सेस वाटर फिल हो गया। अब उसके बाद में और वाटर एंटर हो रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है उसको हम लोग एंटर करवा देंगे वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो उसको कहाँ पे डंप कर दिया? वैक्यूल के अंदर। तो जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ चला गया? वैक्यूल के अंदर। और फिर उसके बाद में जब ये वैक्यूल अपना मैक्सिमम स्वेल हो जाएगी, तो उसके बाद जैसा एक्सोसाइटोसिस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ से बाहर रप्चर हो जाएगी। और इसके रप्चर होने से जो भी एक्सेस वाटर जो था वो यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रख रहा है। और साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, भाई साइटोप्लाज्म भी तो एक सॉल्यूशन है ना, और हर एक सॉल्यूशन की अपनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ये जो एक्सेस वाटर जब एंटर होगा तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो इसके एंजाइम्स होंगे और इसकी बाकी ऑर्गेनेलीज जो होगी उनका भी क्या हो जाएगा? सबका एंडोसार्डोसिस हो जाएगा, मतलब उनकी भी डेथ हो जाएगी। सो हम लोग बोलेंगे कि इसका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन। इसका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे इसका काम सिर्फ एक्सेस वाटर को बाहर निकालना होता है। जो वेस्ट होता है ना, जब हम लोग इस एक्सेस वाटर को वैक्यूल के अंदर डंप करते हैं तो हम लोग इसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी डंप कर देते हैं। तो ये एक्सेस वाटर प्लस वेस्ट, ये दोनों चीजें यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है ऑल्सो एक्सक्रीशन। बट मैंने आगे क्या लिखा है? ऑल्सो, बट इसका मेन प्राइम फंक्शन क्या होगा? ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ क्वेश्चन, ये मैम मिलती कहाँ पे है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको कहाँ पे मिलेगी? प्रोटोजोअन्स पढ़े होते हैं ना, मींस यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा क्या? प्रोटोजोअन्स। जिस एग्जांपल हम पैरामीशियम की बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं, और ये पहले एएफएमटी में क्वेश्चन भी आता था कि आपके पास एक अमीबा है जो प्रेजेंट है मैराइन वाटर के अंदर, उसको उठा के अगर मैं पॉन्ड में ट्रांसफर कर दूं, अब पॉन्ड का मतलब क्या हो गया? पॉन्ड का मतलब हो गया क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर उसके अंदर एंटर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शनल हो जाएगी। बट वहीं पे अगर आपसे बोला जाए कि जो अमीबा पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है उनको उठा के मैराइन वाटर में रख दीजिए, तो क्या होगा?
ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो कोई काम ही नहीं है ना। चलो, तो ये चीज समझ आ गई प्रोटोजोआ में। इसके अलावा एक हमारे पास एल्गी भी होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, आपको याद है जब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने कुछ एक ऐसा डायग्राम बनाया था। तो ये डायग्राम किसका था? क्लोरोप्लास्ट, क्लेमाइडोमोनास का। तो इस क्लेमाइडोमोनास की ये जो आंखें है ना, ये आंखें क्या है इसकी? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होना प्रॉपर्टी होता है एनिमल्स का, बट यहाँ पे एक्सेप्शनली क्लेमाइडोमोनास एल्गी के अंदर भी आपको मिलेगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इतना समझ आ गया? तो इस तरीके से हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलेगी गैस वैक्यूल। क्या मिलेगा? यहाँ पे गैस वैक्यूल। तो ये गैस वैक्यूल क्या होता है? जिसके अंदर गैस फिल्ड होता है। तो ऑफ कोर्स इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा फ्लोटिंग, या फिर हम बोलेंगे बायोएंसिली। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे रहते हैं? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, और वो कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल, अगर आपने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सुने होंगे, या आपने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सुने होंगे, या आपने ब्लू ग्रीन एल्गी तो सुना ही होगा। तो इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? गैस वैक्यूल मिलेगा। अब तुम पूछोगे कि मैडम इसके ऊपर मेम्ब्रेन कितना है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, बट हम तो बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली टोटली एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज टोटली एब्सेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इसका मेम्ब्रेन है ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है। वैसे ट्रू मेम्ब्रेन का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो बेसिकली ये वाला इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन मेम्ब्रेन है, इट इज नॉट ट्रू मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं होती है ये। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट अब भी सही है क्या? कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। नाउ प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि ये यंग सेल है, यंग प्लांट सेल हो गया, और फिर इसके बाद ये हो गई यहाँ पे मैच्योर सेल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैच्योर सेल। तो यंग सेल का मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और जो मैच्योर सेल्स होती है तो ये पूरी मैच्योर हो गई। तो हमने पढ़ा था कि यंग सेल के अंदर कौन सी सेल वॉल होती है? प्राइमरी वॉल। और मैच्योर सेल्स के अंदर कौन सी वॉल होती है? सेकेंडरी वॉल। फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जो मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ। अब इसके अंदर प्रेजेंट होती है वैक्यूल। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो, तो इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल है। कैसी है? स्मॉल वैक्यूल। और ये सारी स्मॉल वैक्यूल जब सेल मैच्योर होगा तो उस टाइम ये सारी फ्यूज हो जाएगी, और इनके फ्यूजन से फिर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनेगी। फिर यहाँ पे सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होना अगेन किसका प्रॉपर्टी हो गया? मैच्योर सेल्स का। इतना क्लियर हो गया? तो अब नाउ आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि इसके ऊपर भी कितना मेम्ब्रेन दिखाई देगा आपको? सिंगल मेम्ब्रेन। और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नाम, बताओ तो? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोला जाएगा सेल सैप। सेल सैप बोलते हैं।
ठीक है। बाकी इसके बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा बोलो, टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती है सैप वैक्यूल। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सैप वैक्यूल मिलने वाला है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये सैप क्या होता है, SAP सैप क्या होता है, तो मिनरल वाटर। सैप का मतलब क्या होता है, मिनरल वाटर। जो हम लोग पानी पीते हैं ना, तो उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं ना, हाँ, तो वो क्या है, सैप है। सैप मतलब मिनरल वाटर। जैसे आपने क्या बोलते हैं, जाइलम के अंदर कभी सुना होगा, तो जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर का एसेंट तो होता ही है, साथ में क्या होता है उसके अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो हम लोग बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। चलो छोड़ो कोई नहीं। तो हम लोग बात करते हैं सैप का मतलब होता है मिनरल वाटर। तो इसका मतलब इस वैक्यूल के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, अभी बताऊंगी इसका मतलब। तो ये ध्यान रखना कि इसके वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं इसकी फंक्शंस के बारे में। तो देखो इसके फंक्शंस को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मम्मी कभी मार्केट गए एंड वो कोई भी चीज एक्स्ट्रा खरीद के लेके आते हैं ना, क्योंकि बार बार मार्केट कौन जाएगा, तो वो जब सामान एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो रखते कहाँ पे उसको, स्टोर रूम में। कहाँ पे रखते हैं, स्टोर रूम में। तो जब हमारी नीड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टोर रूम से निकालते रहते हैं। तो अभी जैसे लॉकडाउन लग गया है एंड हम लोगों ने भी बहुत सारा खाना क्या किया था, फॉर इमरजेंसी स्टोर किया था, कि अगर मान लीजिए बाहर से अगर सप्लाई नहीं हो तो एटलीस्ट हमारे पास जो स्टोर रूम के अंदर जो फूड अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज प्लांट क्या करता है, खूब सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। चाहे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी ना, फिर भी वो खूब सारे मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। एंड अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। और उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, वैक्यूल के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म क्या यूज किया था, साप, मिनरल वाटर। इतना क्लियर हो गया। तो पहला फंक्शन तो एक हो जाएगा इसका, क्या, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का ये मीनिंग हुआ, सुनना ध्यान से। अब ये अगर वैक्यूल की मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर मिनरल्स, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बट फिर भी प्लांट और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है और इसके अंदर इसको भेजते जा रहा है। तो जब इसके अंदर कंटिन्यूसली वो मिनरल्स को स्टोर करता रहेगा तो यहाँ पे मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई। बट फिर भी ये और मिनरल्स को डंप कर रहा है, किधर, वैक्यूल के अंदर, और मिनरल्स को लेके आ रहा है और वैक्यूल के अंदर डंप कर रहा है। सो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो डंपिंग होगी या ये जो स्टोरेज होगा, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो टोनोप्लास्ट होती है, इस टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कैरियर होते हैं। अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। एंड जो लिपिड नेचर होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने देगा। तो अगर मान लो इसके अंदर अगर आपको पोटेशियम को लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक पोटेशियम को क्रॉस करवाने वाला प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दैट इज द पोटेशियम पंप। क्या बोलेंगे उसको, पोटेशियम पंप। और इसके अलावा हो सकता है यहाँ पे सोडियम पंप, इसके अलावा हो सकता है क्लोराइड पंप, इसके अलावा हो सकता है कैल्शियम पंप। तो ये सारे काम क्या करेंगे, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मान लीजिए कि प्लांट्स को सॉइल के अंदर मिनरल्स मिल नहीं रहे, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, वापस इस वैक्यूल से मिनरल्स को बाहर निकाल लेगा।
तो इतना समझ आ गया। चलो, तो ये भी लिखा होता है बेटा कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स या चैनल प्रेजेंट होते हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स बहुत ज्यादा स्टोर हमने पहले से करके रखा है और हम लोग और ज्यादा मिनरल्स उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा इसका पहला, मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज ना, और मिनरल्स को स्टोर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि इसके मेम्ब्रेन के अंदर, इन मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी पंप या फिर प्रेजेंट होंगी कैरियर्स जो इन मेम्ब्रेन्स जो इन मिनरल्स को क्या करेगा, अलाउ करवाएगा। एंड वो भी कैसा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या आपको समझ आया? ठीक है, तो ये इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम, देखो हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हमारी सेल जो भी वेस्ट बनाती है वो वेस्ट हम डंप कर देते हैं ब्लड में, फिर ब्लड उसको लेके जाएगा लीवर की, किडनी के पास लेके जाएगा और किडनी से वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बट क्या आप सोचो कि प्लांट के पास ऐसा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या जो वेस्ट को लेके जाए? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो जाइलम फ्लोएम हम लोग बोलते हैं, बट जो वेस्ट को रिमूव करे ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? नहीं ना। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि प्लांट की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा? अगर वो कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हुआ तो साइटोप्लाज्म के अंदर टॉक्सिसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये जो वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो प्लांट अपने क्या करेगा, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा स्टोर करेगा कहाँ पे, या फिर वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के सेल सैप के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे वेस्ट मटेरियल। जैसे मैं एक नाम लिखती हूँ मटेरियल, जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है एल्केलॉइड्स। क्या होता है यहाँ पे, एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड्स में जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आप लोगों ने कभी मॉर्फिन सुना होगा, सुना ही होगा, हाँ, जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं ना। तो मॉर्फिन ऐसा मत सोचो कि जो ड्रग होती है तो मतलब लोग नशा करने के लिए यूज करते हैं, नहीं। मॉर्फिन का बेसिकली यूज होता है एज अ पेन किलर की तरह, और वो भी कब, ऐसा नहीं कि सर दर्द हो रहा है तो मॉर्फिन खा लिया, नहीं। जब मान लो किसी लेडी की डिलीवरी हो जाती है तो उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है, या फिर अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद में भी क्या होता है, बहुत पेन होता है ना, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, मॉर्फिन। सो वो मॉर्फिन भी एग्जैक्टली क्या है, एल्केलॉइड्स होता है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसके अंदर मॉर्फिन। तो ये तो मानते हैं कि वो प्लांट के लिए तो वेस्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है। समझ आ गया? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्फिन ही होगा, इसके अलावा और भी कोई एल्केलॉइड्स भी हो सकते हैं। तो ये प्लांट का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। नाउ पॉइंट नंबर 3। अब देखो प्लांट जो होता है ना, वो बेचारा एक ही जगह पे रहता है क्योंकि वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है ना। अब मान लो कि सॉइल के अंदर पानी नहीं है और प्लांट को प्यास लगी है, तो प्लांट क्या करेगा, कहीं मूव करेगा क्या, नहीं ना। तो उस केस में प्लांट क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता हूँ, तो जो भी मतलब इमरजेंसी के लिए मुझे पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो प्लांट क्या करता है, खूब सारा, जैसे मिनरल्स स्टोर करता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खूब सारा वो क्या करेगा, पानी भी स्टोर करता है। एंड वो जो एक्सेस वाटर उसने स्टोर किया है वो स्टोर कर लेगा कहाँ पे, अगेन वैक्यूल के अंदर, है ना। तो ये वैक्यूल क्या हो जाएगा, इसका पर्सनल पॉन्ड हो गया ना, कि जब उसको सॉइल से पानी नहीं मिलेगा तो ये वैक्यूल में से वापस वाटर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जब सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होता है
तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वैक्यूल का साइज धीरे 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 छोटा होता जाएगा? समझ आ गया पॉइंट? और जैसे उसको वापस वाटर मिलेगा तो वो इमरजेंसी के लिए क्या करेगा, वापस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एंड जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको वो स्टोर कर लेगा वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल का साइज वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं इसका बोल सकती हूँ पर्सनल पॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे ये इसका वाटर स्टोरेज भी कर रहा है फॉर इमरजेंसी। तो ये इतने फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं क्या, वैक्यूल के बारे में। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक और पिगमेंट स्टोरेज भी होता है। क्या होता है, पिगमेंट्स का स्टोरेज भी होता है। और पिगमेंट्स का स्टोरेज कौन सा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ एंथोसाइनिन के बारे में। क्या लिखने जा रही हूं मैं, एंथोसाइनिन। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। देखो, जब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना, तो हमने बोला था कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और शायद वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट भी यूज किया था कि थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इसका मतलब पिगमेंट्स का नेचर कैसा है, फैट सोल्यूबल। कैसा होता है, फैट सोल्यूबल। यानी इसका मतलब मोस्ट ऑफ प्लांट पिगमेंट जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। दैट्स व्हाई प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट। ओनली वन एक्सेप्शन इज एंथोसाइनिन, जिसका कलर भी मैंने कैसा बनाया, साइनिन, मतलब ब्लू पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का होता है टेक्निकली। अब पर्पल कलर मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो मैंने इसको पर्पल से मिलता जुलता ब्लू बना दिया है। तो ये एंथोसाइनिन फैट सॉल्युबल नहीं होगा। ये कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस यूज करो कि अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो ये मिलेगा कहाँ पे, जहां पे सेल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर मिलेगा। और सेल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे मिलता है, वैक्यूल के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि एंथोसाइनिन भी कहाँ पे मिलेगा आपको, वैक्यूल के अंदर। तो इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट तो आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बेचारा अकेला रह गया कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। इतना क्लियर हो गया। तो अच्छा, एंथोसाइनिन आपने देखा है क्या कभी, नहीं देखा है? बीट रूट सबने काटी होगी ना। तो जब हम लोग बीट रूट काटते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, पर्पल नहीं हो जाते? ये वही जनाब है एंथोसाइनिन। ठीक है, या आपने ब्रिंजल देखा होगा, तो ब्रिंजल का बिल्कुल बाहर वाला कवरिंग कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है ना। कौन है ये, एंथोसाइनिन। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहाँ पे, बीट रूट के अंदर। और इसके अलावा आपने पर्पल कलर की कैबेज भी आती है, हाँ, ग्रीन व्हाइट नहीं, मैं पर्पल कैबेज की बात कर रही हूँ। तो जो पर्पल कैबेज होती है उसमें भी क्या होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो एंथोसाइनिन अकेला एक ऐसा पिगमेंट है जो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलता है, वैक्यूल के अंदर, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि ये जो सेल लार्ज वैक्यूल हमने जो बनाई है, इस सेल का कितना परसेंट ये ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हम बोलेंगे 50 से लेकर 90% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, सेल्फ वैक्यूल। अगर मैं बोलूं कि सेंटर के अंदर अगर वैक्यूल है, वैसे सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे सेंटर के अंदर वैक्यूल है, तो उस केस के अंदर बेचारा प्लांट का न्यूक्लियस किधर चला जाएगा, पेरिफेरी पे। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या, कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर में होता है, बट प्लांट के अंदर उसका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। और दूसरा डिफरेंस, एनिमल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा स्फेरिकल होता है, वो पूरा आपको कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। बट वैक्यूल के अंदर, प्लांट के अंदर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से वो न्यूक्लियस को हल्का सा पुश कर देगी। तो हल्का सा पुश करने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्क लाइक हो जाएगा।
ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर उसका वैक्यूल न्यूक्लियस कैसा होता है, डिस्क लाइक होता है और प्रेजेंट होता है पेरिफेरी में। तो यानी 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वैक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब इमरजेंसी के लिए कितना तैयार होना चाहिए, तो ये हमें प्लांट से सीखना चाहिए। तो अभी मंडी के अंदर बहुत कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो घर से बाहर निकलना नहीं, आराम से शांति से घर पे पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट माइक्रो बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्या, साइटोस्केलेटन के बारे में। अच्छा, साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्केलेटन होता है ना, बोन्स और कार्टिलेज, वैसे ही यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेल का भी अपना क्या होता है, एक स्केलेटन सिस्टम होता है, दैट इज द साइटोस्केलेटन। अच्छा, आप लोगों ने एक्टिन प्रोटीन तो सुना ही होगा कभी, एक्टिन प्रोटीन नहीं, मायोसिन सुना है, तो ध्यान रखिएगा कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, मसल्स के अंदर। तो वैसे तो हम लोग सुनते हैं कि एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मसल्स के अंदर, बट ऐसा फैक्ट नहीं है बेटा। आपकी ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर, इवन मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है एक्टिन प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा कि एक्टिन प्रोटीन हमारी ईच एंड एवरी सेल्स में प्रेजेंट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि मसल्स के अंदर एक्टिन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो मैं अभी जो है इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल थोड़ा रफ पढ़ा रही हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। तो देखो इधर आपको मैं 3 तरह के फिलामेंट पढ़ाऊंगी। एक होते हैं यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट, फिर एक होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, और एक इनके बीच का साइज होता है दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो फिलामेंट बहुत छोटे होते हैं और ट्यूबुल्स इसके कंपेरेटिवली बड़ी होती है। नहीं आया मैम समझ में? ये जो फिलामेंट होंगे इनका डायमीटर कितना होता है, 50 एंगस्ट्रॉम, और माइक्रोफिलामेंट का यहाँ पे डायमीटर होगा 250 एंगस्ट्रॉम। कितना, 250 एंगस्ट्रॉम, और इसके बीच में आता है 100 एंगस्ट्रॉम। तो 100 एंगस्ट्रॉम मींस ग्रेटर देन 50 और लेस देन 250, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये बना होता है किसका, ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, और ये मेनली बना होता है लैमिन प्रोटीन का, और ये बना होता है माइक्रोट्यूबुल्स लिखा है, तो ट्यूबुल्स बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा डायग्राम पढ़ेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब होता कैसे है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे बनता है ना। तो एक्टिन प्रोटीन, लैमिन प्रोटीन, और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब मैं इनके फंक्शन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हमने सॉलिड बनाया, बट ये होलो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला कैसा होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब एक्टिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू शो कर रही हूँ। जैसे एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, मैं ध्यान रखिएगा अभी मैं सिर्फ रफ पढ़ा रही हूँ। तो आपके पास ये अगर मान लीजिए क्या है, सेल है, तो सेल के ऊपर क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन को नीचे से सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को इसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए होता है क्या, एक्टिन प्रोटीन। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर बनाया है ना, दिस इज एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन का जो बेसिक काम होता है सेल के अंदर वो होता है मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि कहीं से अगर मेम्ब्रेन के नीचे से ये एक्टिन प्रोटीन हट जाए, ये एक्टिन प्रोटीन अगर हट जाए तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां से हमने एक्टिन प्रोटीन हटा दी, तो बेचारी मेम्ब्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब मेम्ब्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये मेम्ब्रेन अंदर आ जाएगी, और जब मेम्ब्रेन अंदर आ जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज एंडोसाइटोसिस। और अगर मैं इसको उल्टा लिखूं कि ये वेसिकल है
इस वेसिकल्स के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, तो ये वेस्ट मटेरियल को मुझे बाहर फेंकना है। इस एरो को उल्टा कर दो, तो ये वेसिकल जब मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होगा तो नाउ अब इसको नीचे से सपोर्ट करेगा कौन, एक्टिन प्रोटीन। तो अब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे एक्टिन प्रोटीन, और जब ये एक्टिन प्रोटीन बनेगी तो ये वेसिकल कहाँ जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो अल्टीमेटली वेस्ट बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी मेम्ब्रेन का काम है, तो वहां पे भी कंट्रीब्यूशन किसका होगा, माइक्रोफिलामेंट का, मींस एक्टिन प्रोटीन का। और देखो जरा, ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना आप, ये क्या किया मैंने, यहां से थोड़ा मैंने एक्टिन प्रोटीन हटा दिया, तो एक्टिन प्रोटीन के हटते ही ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहां से अंदर आ गई, ठीक है। अब मैंने यहां से एक्टिन प्रोटीन और हटा दिया, तो यहां से ये एक्टिन प्रोटीन और रिमूव हो गई, तो ये मेम्ब्रेन कितना अंदर आ जाएगा, ये मेम्ब्रेन अब इतना अंदर आ जाएगा। मान लो मैंने यहां से भी एक्टिन प्रोटीन हटा दिया, तो अब ये मेम्ब्रेन कितना अंदर आ जाएगा, अब ये मेम्ब्रेन ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं कि जब यहाँ पे, अब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी नई एक्टिन प्रोटीन, न्यू एक्टिन प्रोटीन जब बनेगी तो ये तो इसको मेम्ब्रेन को क्या करेगी, सपोर्ट देगी, और फिर फाइनली ये इस तरीके से, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे दो डिफरेंट सेल बन गए ना, तो एनिमल्स के अंदर जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो सेल डिवीजन के अंदर एनिमल सेल जब डिवाइड करती है तो ये साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पे कैसे हो रहा है, सेल फरो के थ्रू, फरो मतलब गड्ढा बनना, तो यहाँ पे लिखो पहले मेम्ब्रेन ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो ये क्या बन रहा है, सेल फरो। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ इसके अंदर सेल डिवीजन। तो ऐसा कहाँ पे होता है, एनिमल सेल्स के अंदर। तो ए से एनिमल सेल्स और उनके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा एक्टिन प्रोटीन। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के अंदर भी किसका काम होगा, एक्टिन प्रोटीन का काम होगा। अब इसके अलावा मैं डायग्राम अगर वापस बनाऊं तो आपके पास ये मान लीजिए क्या है, सेल हो गई, और इसके नीचे ये क्या हो गया, बहुत सारा एक्टिन प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा, और इस अमीबा को आगे मूव करना है। तो अगर आगे मूव करना होगा तो इस वाली मेम्ब्रेन को आपको धक्का देना होगा या फिर ज्यादा सपोर्ट देना होगा, और यहां से आपको सपोर्ट हटाना होगा। सो उस केस के अंदर यहाँ पे इस तरीके से बनेगा सुडोपोडिया। क्या बनेगा, सुडोपोडिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है कौन, एक्टिन प्रोटीन। तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके, एक्टिन प्रोटीन के कंप्लीट। मैं लास्ट में आपको एक बार फिर में सारा वापस लिखूंगी, टेंशन मत लो। फिर आ जाते हैं हम लोग लेमिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका जो बेसिक काम होता है ना, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना। जैसे सेल मेम्ब्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक्टिन प्रोटीन, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करेगा कौन, लेमिन प्रोटीन। तो लेमिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और एक्टिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपने कभी बनाए होंगे न्यूरॉन्स, क्या बनाए होंगे, न्यूरॉन्स। तो जो नर्व सेल होती है, इस नर्व सेल के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा एक्सॉन होता है, बनता है ना एक एक्सॉन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बनते हैं डेंड्रॉन। तो ये डेंड्रॉन क्या है, इसके साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ हो गई ना, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। फिर डेंड्रॉन की भी आगे और आउटग्रोथ हो जाती है,
जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोल देंगे? डेंड्राइट्स। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी क्या है, जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है ना, तो इसको भी नीचे से सपोर्ट करना होगा। तो वैसे तो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है कौन? एक्टिन प्रोटीन। बट यहाँ पे ये जो डेंड्रॉन होंगे, ये जो एक्सॉन होगी, ये जो डेंड्राइट्स होंगे, देखो ये वाला जो है ना, दिस इज डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन की फर्दर जो ब्रांचेस होती है दैट इज द डेंड्राइट्स, और ये सबसे बड़ा जो है डेंड्रॉन, इसको बोला जाता है एक्सॉन। ठीक है, तो ये जो इनके नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा लैमिन प्रोटीन। तो हम लोग बोलेंगे कि डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, तो ये क्या होते हैं? न्यूरो फिलामेंट्स होते हैं। न्यूरो मतलब नर्व, तो नर्व के ये क्या है? आउटग्रोथ है, तो इसको भी सपोर्ट कौन करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इतना समझ आ गया? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल सेल जंक्शंस के बारे में। कैसे कि अगर मान लो आपके पास ये एक सेल है और ये सेल इस सेल के साथ क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है। तो इन सेल्स के बीच में यहाँ पे जो जंक्शंस बनेंगे ना, ये जंक्शंस कौन बनाएगा? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी एनिमल टिश्यू ना, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम। तो ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक कनेक्शन बन जाते हैं। तो ये फिंगर लाइक कनेक्शन भी कौन बना रहे हैं यहाँ पे? लैमिन प्रोटीन। तो ये सारा काम हो गया लैमिन प्रोटीन का। तो आपने क्या देखा था कि ये न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बट बाकी रिमेनिंग सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे आ जाते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो सेल डिवीजन में क्या पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे बीच में सारे अरेंज हो जाते हैं। भाई जैसे देखो कि हमारे पास सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 ना। तो इस सेल को क्रोमोसोम कितने जाने चाहिए? 46। और इस तरफ भी सेल में कितने जाने चाहिए? 46 क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम को इधर लेके कौन जाएगा और इधर लेके कौन आएगा? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम यहाँ पे बाइंड होते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ। अब ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए हैं, ये किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, या फिर हम बोलेंगे इसको माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का पहला काम हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो क्रोमोसोम्स को इधर उधर लेके जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? आपको याद है मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी वाला एक फ्लो चार्ट बनाया था यहाँ पे बड़ा सा, है ना? फिर मैंने आपको बोला था कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होता है? रेलवे स्टेशन होता है, और उसकी तरफ बहुत सारी रेल आ रही है और रेल जा रही होती है। तो अब मुझे बताओ ये वेसिकल्स को जाना किधर है, ये वेसिकल्स को कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कोई ट्रेन को अगर दिल्ली जाना है, तो आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे, मतलब जिस रेलवे ट्रैक पे ट्रेन को दौड़ाओगे, तो ट्रेन उधर ही तो जाएगी ना। तो ट्रेन किधर जाएगी ये डिसाइड कौन करेगा? रेलवे ट्रैक डिसाइड करेगा। तो वैसे ही गोल्जी बॉडी अपनी जो वेसिकल्स होती है उनको लोड कर देता है रेलवे ट्रैक पे, और ये रेलवे ट्रैक कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक सेल के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क भी मिलेगा। ठीक है, जो बना किसका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। अब ये सारी चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, है ना? पूरा क्लियर पढ़ेंगे हम लोग इसको। चलो, ओके।